ठीक है। नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? इस बार काफ़ी दिन हो गए लाइव आए हुए। पिछले सप्ताह टेक्निकल प्रॉब्लम रही, काफ़ी कुछ नेट की भी दिक्कत रही। बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है? रमेश नाथ कह रहे सर आजकल आप मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। मैं देखे गया था ना मोटिवेशन कुछ दिन पहले, मेरे खुद के चैनल के ऊपर। अब डेली डेली तो क्या मोटिवेट करूं, मैंने कहा अब आपकी पढ़ने का टाइम है, मैं सोचता हूँ डिस्टर्ब ना करूं। बाकी मैं तो क्या है, डेली आ जाऊं 10-15 मिनट ही ली लाइव, बट वही बात कि आपका समय खराब होगा। अभी एग्ज़ाम का टाइम है और सॉरी, आप सभी को बढ़िया तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे समय में थोड़ा मैं बच रहा हूँ लाइव वगैरह आने से, ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करूँ पढ़ाई से। मैंने कोई वीक खराब नहीं किया किसी का भाई। सर आपने पिछला वीक खराब कर दिया। मैंने नहीं खराब किया भाई, मैंने मेरा पूरा काम किया है। आप अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो ये आपकी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं अपन और इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके ऊपर अपन बात करेंगे। कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने पृथ्वी की दोनों गतियां पढ़ ली थी, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। इसके बाद हमने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये टॉपिक देख लिए थे। इसके अलावा हमने बहुत सारे और भी चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसके 7 लेक्चर अपने यूट्यूब प्ले लिस्ट पे हैं, आप देख सकते हो आराम से। विश्व के जलवायु क्षेत्र भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कर लिए हमने 7 लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे इसकी वायुदाब एवं पवन तंत्रों के बारे में, और इसके बाद एक चक्रवात प्रति चक्रवात करवा दूंगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। जैवमंडल है कोर्स में, बट जैवमंडल आप कहीं और से देख लेना। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि मैं क्लास लूँ उसकी, वो आप अपने स्तर पे कर लेना। और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर, और उसके बाद फिर हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक देखेंगे। तो अच्छे से समझते जाइए, पढ़ते जाइए। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे भरोसे ना रहो। आपको कभी किसी के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। हमें किसी की बैसाखियों का सहारा लेना भी नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, अब हमारी ड्यूटी है, पढ़ा लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ाते तो भी तो आप तो एग्ज़ाम तो दे के ही आते ना अच्छे से। तो आपको किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो बात शुरू करते हैं। वायुदाब एवं पवन तंत्र, एयर प्रेशर एंड आपके विंड सिस्टम, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले ये 4 पॉइंट देखेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं, इसका मापन कैसे किया जाता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और वायुदाब की प्रवणता क्या होती है। सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वायुदाब की पेटियां, कि तापजन्य पेटियां कौन सी है, गतिजन्य पेटियां कौन कौन सी है, इसको समझेंगे।
ये समझने के बाद में फिर देखेंगे पवनें कौन कौन सी पवनें हैं। पहले देखेंगे स्थायी पवनें कौन सी है, उसके बाद में देखेंगे कि कुछ सामयिक पवनें भी है जो विशेष समय पर आती है, और कुछ अस्थायी पवनें हैं जैसे हमारा लू वगैरह है। तो इस टाइप से ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सेकेंड ग्रेड में भी है, आरएस में भी है, रीट में भी है, ऑलमोस्ट सभी प्रकार के एग्जाम में ये चैप्टर शामिल है। ठीक है, तो बात शुरू करते हम। हमारी बात स्टार्ट होगी यहाँ से, वायुदाब, परिभाषा, मापन, कारक और प्रवणता। तो अब आपकी अगर इच्छा हो तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आप चैट वैट कर लो आराम से, मैं तो बाद में चैप्टर पढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं वायुदाब की परिभाषा कि वायुदाब कहते किसे हैं। वायुदाब की अगर मैं परिभाषा की अपन बात करें तो देखो सिंपल सी परिभाषा अपन लेते हैं। अपन दो टाइप की परिभाषा हो सकती है इसकी। एक सामान्य शब्दों में हम परिभाषा ले लेते हैं कि जनरल सेंस में, ताकि हमें समझ में आ जाए, और एक परिभाषा लेते हैं इसकी साइंटिफिक परिभाषा। तो देखो सामान्य परिभाषा क्या बनती है और इसकी एक प्रकार से विज्ञान के अनुसार इसकी क्या परिभाषा बनती है। दोनों परिभाषाएं देखते हैं। देखो सामान्य परिभाषा विज्ञान के अनुसार गलत है, और विज्ञान की परिभाषा जो है वो ही एग्जैक्ट परिभाषा है। ठीक है, सामान्य परिभाषा क्या है? सामान्य परिभाषा ये है कि धरातल के ऊपर वायु का जो भार होता है उसे हम वायुदाब कहते हैं, एयर प्रेशर। धरातल के ऊपर वायु का जो भार होता है उसे अपन क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। सामान्य परिभाषा ये होती। लेकिन ये परिभाषा साइंस की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये कंप्लीटली गलत है। साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि एक वर्ग सेंटीमीटर, कोई एरिया ले लिया आपने, एक वर्ग सेंटीमीटर का एरिया ले लिया, और एक वर्ग सेंटीमीटर का एरिया ले लो और उसके अंदर 1 ग्राम वायु के भार को हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ये है इसकी साइंटिफिक परिभाषा। देखो भार और दाब में फर्क है काफी। मैंने आपको बताया ना कि ये सामान्य परिभाषा जो है ये विज्ञान के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो फिर हम सामान्य परिभाषा इसलिए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है कि 1 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर एरिया ले लो और उसके अंदर 1 ग्राम वायु के भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ये है इसकी एक सामान्य परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा। और सामान्य परिभाषा थी वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग तथ्य देखिए, हम जब भी कोई भी व्यक्ति इस धरातल के ऊपर, हर एक व्यक्ति अपने ऊपर 8 किलो भार लिए हुए हैं। हर व्यक्ति के ऊपर वायु का कितना भार है? 8 किलो भार हर समय रहता है। हम उसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे जन्म से ही हमारे ऊपर है, तो फिर उसको महसूस नहीं किया जा सकता, वो आपके हमेशा ही रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इस वायुदाब की तो ये तो परिभाषा तो हो गई। अब आपको ये परिभाषा याद रखनी है, परीक्षा में परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं। अब बात ये आती है कि इस वायुदाब को ये परिभाषा दी किसने थी, इसके ऊपर सबसे पहले स्टडी किसने की थी? तो इसके ऊपर ओटो वन गॉरिक ने सबसे पहले स्टडी की थी, और ओटो वन गॉरिक ने इसकी कंप्लीट स्टडी की थी, और उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर 1 ग्राम वायु के भार को, आप कहोगे सर 1 ग्राम वायु तो भार तो पता चल गया 1 ग्राम, लेकिन ये भार, इसमें फिर जी भी शामिल होता है, बहुत कुछ होता है। तो एग्जैक्टली जो आंकड़ा आएगा उस क्षेत्रफल का उसे अपन दाब कहते हैं। तो भार और दाब में काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जब महसूस ही नहीं होता तो पता कैसे चलता है? सही बात है। पृथ्वी घूर्णन भी तो करती है, और 1670 किलोमीटर के हिसाब से घूर्णन करती है, स्पीड उसकी, तो वो भी तो करती है ना, महसूस तो नहीं होता। क्योंकि जब कोई चीज़, अच्छा घड़ी की सुई आप देखते होंगे, 1 घंटे की सुई को आपने कभी घूर्णन करते हुए नहीं देखा, घूर्णन तो वो फिर भी करती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है बट होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, हर चीज़ होती है, वो दिखती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो हो रहा है वो दिखे भी।
ठीक है। तो हर वस्तु के ऊपर वायु का 8 किलो भार एक औसतन रहता है, इतना वायु दाब हर व्यक्ति के ऊपर रहता है, ठीक है। मैंने 40,075 बताई है, तो वो एग्जैक्टली बताइए, जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली है, उसके इतर कहीं कुछ दिखता है तो आप लाल पेन रखिए, मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उसको काट दीजिए, ठीक है। मैंने कुछ बताया है तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्रमाणिक हिसाब से बताया होगा, ठीक है। हाँ। अरे 8 किलो भार का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है जहां कहीं होगी उसके ऊपर निर्वात तो है नहीं, हम सब वायु में बैठे हैं और वायु के अंदर ऊपर हमारे ऊपर 8 किलो भार हर वक्त रहता है, हर वस्तु के ऊपर रहता है, ठीक है ना। एक औसतन भार है, ये दाब वायु दाब नहीं होगा तो अपने भी ये नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, ये पेन जो है इसके पीछे से स्याही निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वायु का भार जो है ये हमेशा रहेगा, अगर ये वायु का भार कम हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो शुरू हो जाती है, ये चीज़ें कन्फर्म रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती, परिभाषा हो गई, अध्ययन किसने किया ये हो गया। अब इस वायु दाब का मापन कैसे करते हैं, इसकी इकाई है मिलीबार, एमबी बोलते हैं हम शॉर्ट में। क्या इकाई है इसकी, मिलीबार इकाई है, और मिलीबार का मतलब हो गया आपके एमबी। तो मिलीबार से वायु दाब का मापन किया जाता है, और मापन करने के लिए जो आपके यंत्र है उसे अपन कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, अपन निर्दव बैरोमीटर जिसकी आविष्कार आपके टेरोसेली ने किया था, इसका अपन यूज करते हैं इस बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, इस वायु दाब का मापन करते हैं, और इस मापन की जो यूनिट है, जैसे भार मापते हैं तो किलोग्राम में आता है ना, इस टाइप से तरल पदार्थ मापते हैं तो हम लीटर लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या रहती है, मिली बार रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं पृथ्वी पूरी की बात करूं तो पूरी पृथ्वी का जो औसत आपके वायु दाब है वो 1013.25 मिली बार है, आपने पढ़ा होगा 1013.25 मिली बार पूरी पृथ्वी का औसत वायु दाब रहता है, ठीक है, मिली बार। तो ये मिली बार क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। अब देखिए, अब इस बैरोमीटर के अंदर मिली बार से हम चेक करते हैं कि वायु दाब कितना है। अब आप देखिए, अब जो ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर को हिंदी में अपन वायु दाब मापी कहते हैं। इस बैरोमीटर के अध्ययन के भी अपने तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, अब देखिए, अगर बैरोमीटर के अंदर जो पारा है जो वो अचानक से चढ़ना गिरना शुरू हो जाए, मतलब यूं कहिए कि बैरोमीटर का जो पठन होता है उसकी जो रीडिंग करते हैं, जैसे मीटर की रीडिंग होती है ना, वैसे बैरोमीटर की भी रीडिंग होती है। अगर वो रीडिंग अचानक से गिर जाती है, अगर वो रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अब तूफान आने वाला है, आपके यूं कहिए कि तेज हवाएं आने वाली है। तो जब भी अचानक गिरता है, अगर बैरोमीटर का रीडिंग में धीरे धीरे पारा गिरता हुआ दिखाई दे, तो धीरे धीरे गिरने का मतलब ये होता है कि अब उसमें क्या आएगी, वर्षा आने वाली है। और बैरोमीटर का अंदर से रीडिंग आपके धीरे 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 बढ़ती है, अगर पठन अगर निरंतर ऊपर उठ रहा हो तो आपके शांत मौसम हो जाएगा, बिल्कुल शांत मौसम, ठीक है। ये भी याद रखना, मौसम कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जिसे अपन प्रति चक्रवात दशा भी कहते हैं। चक्रवात अपन आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, तो प्रति चक्रवात जैसी दशा उत्पन्न हो जाएगी जब आपके बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर उठता हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बैरोमीटर की रीडिंग में तीन चीजें आप ध्यान रखना। बैरोमीटर अगर आपके अचानक से गिर जाए, इसका मतलब ये होगा कि हवाएं तेज आने वाली, तूफान चक्रवात आने वाले हैं। अगर धीरे धीरे बैरोमीटर गिरता है, इसका मतलब ये होगा बरसात आने वाली है। और अगर बैरोमीटर है वो धीरे 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 ऊपर उठता है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, चक्रवातीय दशा, सॉरी प्रति चक्रवात दशा अर्थात शांति जैसी स्थिति है वो बनी रहेगी। ये चीजें आपके ध्यान रखनी आपको इसके अंदर, ठीक है। तो वायु दाब का एक परिभाषा और मापन आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या थी, वो ये परिभाषा हो गई, और ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पहली बार अध्ययन किया। ये इसका स्केल है जिससे अपन मापते हैं, यंत्र है, ये इसकी यूनिट है, और ये पूरी पृथ्वी का औसत वायु दाब है। और ये व्यक्ति बैरोमीटर के आविष्कारक थे, और बैरोमीटर की रीडिंग कैसे की जाती है, ये तीन कारक मैंने बता दिए। यहाँ से कोई छोटा मोटा सवाल है वो परीक्षा में बन सकता है, तो ध्यान रखना इन 5 बातों का। तो ये 5 बातें हमें क्या बता देती हैं, आपके इस चीज के बारे में क्लियर हो जाती है। तो अभी अपन ने क्या सीख लिया, परिभाषा, और दूसरा हमने सीख लिया इसका मेजरमेंट, कि वायु दाब का मापन है वो कैसे होता है। बेसिक चीजें सारी समझ ली हमने, ठीक है। अब देखिए आगे,
अब अपन बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों की, कि इस वायु दाब को प्रभावित कौन करता है, उसके बारे में देखेंगे हम। अब वायु दाब को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, कौन कौन से मेजर कारक हैं उसके बारे में हमें समझना है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ये सवाल कैसे आता है? ये सवाल सिंपल सा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु दाब को प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, मैं इसको बिल्कुल 12th तक लेके जा रहा हूँ, 12वीं क्लास तक, ताकि आप बहुत ज़्यादा भी स्टडी ना हो जाए और आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में भी आ जाए, हमारी परीक्षा में सवाल भी गलत ना हो, ठीक है। सेकंड ग्रेड तक के लिए ये अपने आप में सफिशियंट है। अब वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नाम जो आएगा वो है तापमान। कौन? टेम्परेचर। तापमान जो है ये वायु दाब को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे करता है, इसके जरिए हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, जब भी पहले तो सामान्य समझ लीजिए, जब भी वायु ठंडी होगी, मान लो किसी क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई, टेम्परेचर कम हो गया। अब सर्दी बढ़ती क्या होता है ना, कि ज़मीन जो है वो आपकी ठंडी हो जाती है, और ज़मीन जैसे ठंडी होगी तो वायु ठंडी होकर नीचे बैठती है, भारी हो जाती है। और जब ज़मीनें गर्म हो जाती है तो गर्म ज़मीन क्या करेगी, उसके आसपास की जो वायु है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद क्या होता है कि वायु के संगठन कमज़ोर हो जाता है। वायु के अंदर जो पार्टिकल्स है वो टूट जाते हैं, और जैसे वायु के पार्टिकल्स टूटते हैं तो वायु आपकी असंगठित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और असंगठित वायु ऊपर उठना शुरू करती है। और जब आपकी ठंड बढ़ती है, सर्दियाँ होती है, तो वायु के पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, वायु संगठित हो जाती है। संगठित होने के बाद में वायु भारी हो जाती है। ये एग्जाम्पल जीवन के ऊपर भी लागू है। जो बिखर जाता है वो हल्का हो जाता है, जो जुड़ जाता है वो मजबूत हो जाता है। आप कहीं पर भी लागू कर लो उसको। अब जैसे जो एक संगठन होता है उसमें हमेशा शक्ति होती है। गर्मियों में क्या होता है, वायु का संगठन बहुत कमज़ोर हो जाता है, और सर्दियों में क्या होता है कि वायु का संगठन जो है वो आपके मजबूत हो जाता है। तो जब भी संगठन मजबूत हो जाता है तो फिर क्या होता है, वायु भारी हो जाती है, और जब संगठन कमज़ोर हो जाता है तब वायु हल्की हो जाती है। तो गर्मियों में वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, और सर्दियों में वायु है वो भारी होकर नीचे बैठती है। पहली चीज़। दूसरी बात, जब वायु ऊपर उठेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा कि नीचे वायु का दाब कम पड़ जाएगा, और अगर वायु नीचे बैठती है तो निश्चित रूप से वायु का भार जो है वो या दाब है वो बढ़ जाएगा। तो इसका तापमान और वायु दाब के बीच में इनवर्स, यूँ कहिए कि उल्टा संबंध होता है, कि जब भी वायु दाब आपके तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बेसिकली एग्जाम्पल और समझते हैं। ठंडी वायु हमेशा नीचे बैठती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। मैं इसके बहुत 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे घर में फ्रीज है, फ्रीज का जो ऊपर का पोर्शन होता है, फ्रीजर जैसे हम बोलते हैं, तो फ्रीजर हमेशा ऊपर रखते, नीचे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फ्रीजर ऊपर रखेंगे ताकि फ्रीजर के जस्ट पीछे 1 सेंटीमीटर के पीछे गैप होता है, तो फ्रीजर से जैसे ही वायु आपकी ठंडी होगी तो उस गैप से नीचे उतरती है फ्रीजर के अंदर। फिर क्या होगा, फिर आपके नीचे वो वायु जो है वो पूरे नीचे पूरे फ्रीज को ठंडा करती है, और नीचे वाले फ्रीज से गर्म वायु वापस ऊपर उठ के उस फ्रीजर में घुसती है, ठंडी होकर पीछे से नीचे उतरती है। तो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठेगी। अपने रूम का एग्जाम्पल है, हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस रूम में रहते हैं, वहाँ आप देखोगे तो आपकी वेंटिलेशन होगा, मतलब ऊपर ऐसे ऐसे विंडो छोटे छोटे बनाए होंगे जहाँ अक्सर चिड़िया बैठी करती है। ये चिड़ियों के लिए नहीं बनाया जाता, इसलिए बनाया जाता है कि जब भी रूम गर्म होगा तो गर्म वायु ऊपर उठकर उस वेंटिलेशन से बाहर निकल जाएगी, और आपके खिड़कियां दरवाजे इनके नीचे से होकर ठंडी वायु वापस आ जाती है। इससे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल वातानुकूलित बना हुआ रहता है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल भी लिए जा सकते हैं। जैसे हमारे घर में सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर भी ठंडी गैस डाली जाती है। क्यों? क्योंकि उस वायु को संगठित किया जाता है, संगठित करने के बाद में वो भारी हो जाती है। अब आप देखो सिलेंडर बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी उसका भार बहुत होता है, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जल की तुलना में वायु 4 गुना ज़्यादा स्थान घेरता है। मतलब 10 लीटर जो जल 40 लीटर जल जो स्थान घेरेगा,
उतने स्थान पे 10 लीटर ही वायु आएगी। लेकिन फिर भी आप देखो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर की इतनी साइज छोटी है, फिर भी उसके अंदर 14 लीटर के आसपास है वो गैस आ जाती है। क्योंकि उसको उनको क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज्ड करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम वो जो एलपीजी होती है उसको प्रेशराइज्ड करते हैं, दबाव करते हैं, दाबित करते हैं। दाबित करके उसके संगठन को मजबूत करके ठंडा करके उसको डाल दिया जाता है ताकि वो आराम से हो जाए। तो ठंडी गैस जो होती है वो हमेशा भारी होती है, और गर्म जो होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। क्यों होती है उसका मैंने कारण बताया। गर्म होगी तो उसका संगठन कमजोर हो जाएगा, ठंडी होती है तो उसका संगठन कैसा रहता है, मजबूत होता है। और संगठन कमजोर होगा तो हल्की हो जाएगी, संगठन आपके मजबूत होगा तो वो गैसेस कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। अब देखिए, तो तापमान जब भी, तो तापमान और वायु दाब के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। पहली चीज तो आप ये याद रखना, ठीक है। लेकिन आनुपातिक नहीं है। आनुपातिक का क्या मतलब हुआ, आनुपातिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जितने अनुपात में तापमान घटेगा बढ़ेगा उसी अनुपात में वायु दाब घटे बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो विपरीत संबंध तो है लेकिन आनुपातिक नहीं है। आनुपातिक का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो जरूरी नहीं है कि सामने उसी अनुपात में वायु दाब घटे, ये जरूरी नहीं। आनुपातिक नहीं है लेकिन विपरीत जरूर है। देखिए अब इसको अपन इस मॉडल से समझते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवा क्या करती है, हमेशा नीचे बैठती है। ठंडी हवा हमेशा क्या करती है, नीचे बैठती है। ये इस प्रकार से हवा भारी होकर नीचे बैठेगी, और जब हवा नीचे बैठेगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर। और जो हवाएं गर्म होती है ये हवाएं ऊपर उठती है, और हवा गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो नीचे कैसा प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर। आप भी इसको आराम से समझ सकते हो कि हम भी कहीं 10 लोग ज़्यादा बैठ गए तो सीधी सी बात, जहाँ बैठेंगे तो वो भार बढ़ जाएगा, उठ जाएंगे तो भार कम हो जाएगा। इसको अपन दूसरे एंगल से भी लेते हैं कि जब भी कभी गर्म माहौल होता है तो लोग उठ जाते हैं वहाँ से, अगर माहौल ठंडा है तो लोग बैठ भी जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी तापमान ज़्यादा होगा, जब भी तापमान जो है वो अधिक होगा, तो तापमान अधिक होने के बाद क्या होगा, तापमान जैसे ही अधिक होगा तो वायु का संगठन विद्यार्थियों कमजोर हो जाएगा। वायु संगठन कैसा होगा, कमजोर होगा, ठीक है। और जब वायु का संगठन कमजोर होगा तब वायु क्या होगी, ऊपर उठना शुरू करेगी। वायु ऊपर उठना शुरू करेगी, और जब वायु ऊपर उठना शुरू करेगी तो नीचे के क्षेत्रों में कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब जिसे हम कह सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है ठंडे क्षेत्रों में। उल्टा क्या होगा, जैसे ही तापमान कम होगा, तापमान जैसे ही कम हो गया, ठीक है, तो तापमान कम होते ही वायु का संगठन कैसा होगा, मजबूत होगा। वायु संगठन मजबूत, और वायु का संगठन जैसे ही मजबूत होगा तब आपके क्या होगा, वायु है वो भारी होकर नीचे बैठेगी। वायु भारी और नीचे बैठना स्टार्ट करेगी, और वायु नीचे बैठेगी तो नीचे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। और इस स्थिति में क्या होगा, वायु है वो हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी। हल्की वस्तु ऊपर ही उठती है। इसके कई टाइप से प्रश्न बनते हैं कि गर्म वायु कैसी होती है, तो गर्म वायु हल्की होती है। ठंडी वायु कैसी होती है, तो भारी होती है। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य समझने की जरूरत है। तो ये सबसे अहम कारक है इसका, वायु दाब को प्रभावित करने का। तो पूरी पृथ्वी पर, आप सभी को अच्छे से पता है, पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, तापमान जो है वो भिन्न भिन्न है। पूरी पृथ्वी पर तापमान कैसा है विद्यार्थियों, तापमान भिन्न भिन्न है। और तापमान भिन्न होने के कारण पूरी पृथ्वी पर वायु दाब भी कैसा है, भिन्न भिन्न है। वायु दाब भी कैसा है, भिन्न भिन्न है। और इस कारण हमने पूरी पृथ्वी पर कई सारी वायु दाब पेटियों को तय कर रखा है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये तापमान जो है ये इस प्रकार से वायु को प्रभावित करता है। अब इसको अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से लें तो हमने देखा जैसे ये 0 डिग्री ग्लोब। अब ग्लोब के ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको पता है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो यहाँ टेम्परेचर हाई रहने के कारण यहाँ प्रेशर हमेशा लो रहता है। यहाँ कैसा रहता है, लो प्रेशर। यहाँ कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। इस कारण यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। जैसे जैसे अपन 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, और अपन जब ध्रुवों पे जाते हैं तो ध्रुवों पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और लो टेम्परेचर होते यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये स्थिति आप देख सकते हो, और ध्रुवों के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा आपके वायु दाब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो इसको हटाओ, इसको कौन है ऐसे?
ब्लॉक करो ऐसे जो रिपीटेड कमेंट करता वगैरह, है ना। आगे देखिए, तो तापमान जो है ये वायुदाब को प्रभावित करने का काम करता है, सबसे बड़ा कारक है तापमान यहाँ पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और बता देता हूँ। अब आपके मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कि पृथ्वी से जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, ठीक है, धरातल से ऊपर जाते हैं, तो धरातल से जब ऊपर जाते हैं तो आपको भी अच्छे से पता है कि जो टेम्परेचर है ये घटता जाता है, और क्षोभ मंडल के आसपास, क्षोभ सीमा के आसपास टेम्परेचर जो है वो आपके करीबन करीबन माइनस में 40-45 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो जब तापमान जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता जाएगा, तब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर अगर इस बात को वायुमंडल पे लागू करें तो वायुमंडल में फिर क्या होगा। अब इस रूल्स के अनुसार वायुमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, इसका मतलब साफ है कि वायु दाब वहां पे बढ़ेगा। ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर जाओगे, जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाओगे, ठीक है, चाहे पर्वत पर जाओ चाहे आप अंतरिक्ष में जाओ, तो जैसे जैसे धरातल के ऊपर जाओगे वैसे वैसे वायुदाब घटता जाएगा, वायुदाब घटता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो बहुत उल्टा मामला हो गया, तापमान भी बढ़ता घटता जा रहा है और वायुदाब भी घटता जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके वायुमंडल के ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होता कि वायुदाब और तापमान के बीच में विपरीत संबंध होता है। आप चाहे पहाड़ों के ऊपर जाओ, अपन पढ़ते थे ना, वो जीके में सवाल पढ़ते थे कि पहाड़ों के ऊपर खाना देरी से क्यों पकता है, या एक सवाल आता था कि वायुयान में वगैरह में बैठते हैं तो नाक के अंदर से खून क्यों आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उत्तर ये होता था वायुदाब कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो वायु विरल होती जाती है, वायु विरल, विरल मतलब वायु कम होती जाती है, और जैसे जैसे वायु कम होगी वैसे वैसे वायुदाब आपके कम होता जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो फिर तापमान का रिलेशन क्यों नहीं है। तापमान का रिलेशन इसलिए नहीं है, वायु वहाँ स्टैंड नहीं कर पाती, धरती पर वायु स्टैंड कर पाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी और वायु की विरलता के कारण जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे वायुदाब कंटिन्यू कम होता जाएगा, ठीक है। और तापमान का तो आपको पता ही है, क्षोभ मंडल में तापमान घटता जाता है, फिर समताप मंडल में समान रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और वापस मध्यम मंडल में घटता जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, और मध्यम मंडल के बाद में फिर तापमान बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, फिर वापस कभी नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये तापमान जो है ये आपके इसको बहुत प्रभावित करता है। आपके मन मस्तिष्क में ये भी आ सकता है कि कितना ऊपर जाने पर कितना वायुदाब आपके एक प्रकार से परिवर्तित होता है। तो ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि अपन जब 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। 10 मीटर पर 1 वायुदाब मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। अगर मैं क्षोभ मंडल की बात करूं तो 300 मीटर के आसपास जो है 34 MB कम हो जाता है। 300 मीटर के आसपास 34 MB कम हो जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये हर ऋतु मौसम का अलग अलग है, तो किसी भी पुस्तक में आपको कुछ अलग भी मिल सकता है, तो ज़्यादा डिस्कस करने की या बहस करने की आवश्यकता नहीं है आपको किसी से, क्योंकि ऋतुओं में ये चेंज हो जाता है। ये एक औसतन है, ये सामान्य ऐसा माना जाता है। एक तो हो गया ये। दूसरा कारक कौन सा जो वायुदाब को प्रभावित करता है? दूसरा, पृथ्वी का आपके घूर्णन भी वायुदाब को प्रभावित करता है। घूर्णन कैसे करता है? घूर्णन के कारण आपको अच्छे से पता होगा, आपके केंद्रीय बल, विक्षेपण बल उत्पन्न होता है, और विक्षेपण बल क्या करता है? वायु को बाहर की ओर फेंकता है, और जब वायु को बाहर की ओर फेंका जाता है तो निश्चित रूप से वायु बाहर की ओर जाएगी तो वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर भी अपकेंद्रीय बल अधिक होगा, और अपकेंद्रीय बल अधिक कहाँ होगा ये मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल अधिक, वहाँ वायुदाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, वायुदाब कम। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल आपके नीचे की ओर खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल वायुदाब को बढ़ाएगा, ठीक है। ये भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जी क्या करता है? जी खींचता है, और अब केंद्रीय बल बाहर की ओर फेंकता है। तो अब केंद्रीय बल वायुदाब को घटाता है, और जी क्या करता है? वायुदाब को बढ़ाता है। ये भी सामान्य सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीजें कुछ सामान्य बातें थी। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। और कौन कौन प्रभावित करता है इसको, वायुदाब को? अब देखो, अगर घूर्णन और
इसकी बात छोड़ दें तो तीसरा सबसे अहम आता जल वाष्प। जल वाष्प भी वायु दाब को प्रभावित करता है। ठीक है, जल वाष्प। अगर मैं जल वाष्प को बहुत सामान्य शब्दों में बताऊं, साइंटिफिकली तो वो परिभाषा गलत हो जाएगी, लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो जल के अंदर जो वायु के अंदर जो जल की मात्राएं होती है, भाप जो होता है, उसे अपन जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर भी बोला जाता है, इवेपोरेशन से होता है सब कुछ। ये जनरली गर्म होता है। जल वाष्प कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। तो अब देखिए जल वाष्प कैसे प्रभावित करता है, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जल वाष्प और वायु दाब के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए जल वाष्प होता है गर्म। अब जैसे ही इस जल वाष्प के संपर्क में कोई वायु आएगी, तो वायु जैसे ही इस जल वाष्प के संपर्क में आएगी, वैसी वायु भी हो जाएगी गर्म। और वायु जैसी गर्म होगी तब आपको पता है उसका संगठन कैसा हो जाएगा? कमजोर। और जब उसका संगठन कमजोर हो जाएगा तो वायु वहां से ऊपर उठना शुरू करेगी और वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जल वाष्प से जब भी संपर्क होता है तो वायु दाब कम हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जल वाष्प की अधिकता वायु दाब को कम करती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज अच्छे से समझ लेना। दूसरा, जैसे शुष्क वायु है। शुष्क वायु का क्या मतलब है? शुष्क वायु ऐसी वायु होती है जिसके अंदर आर्द्रता नहीं होती, या यूं कहिए कि उसके अंदर जल की मात्रा न के बराबर होती है। जब जल की मात्रा न के बराबर होती है तो ये पवनें क्या करती है? ये पवनें प्रेशर को बढ़ा देती है, हाई प्रेशर कर देती है। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जो शुष्क पवनें होती है, शुष्क वायु जनरली ठंडी होती है। फिर गर्म क्षेत्रों में चलेगी तो मामला अलग हो जाएगा। शुष्क वायु अगर ठंडे क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है, वो भारी होती है और वायु दाब को बढ़ा देती है। तो शुष्क वायु वायु दाब को बढ़ाती है और गर्म वायु वायु दाब को कम करती है। ये तीसरा अहम बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और चौथा जो पॉइंट है इसका, वो है आपके वायु दाब की प्रवणता। वायु दाब प्रवणता, वायु दाब की प्रवणता, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट आप उसको बोल सकते हो। ये चार बिंदु हैं जो हमारे वायु दाब को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अब आपके मन दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वायु दाब की प्रवणता होती क्या है? तो मैं बिल्कुल बेसिकली आपको एक चित्र के सहारे समझाता हूँ। ये तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से, एक चित्र के सहारे समझते हैं। ठीक है, ये देखिए एक हाई प्रेशर है और ये है आपके लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ठंडा आपके क्षेत्र है और वो गर्म क्षेत्र है। अब देखिए इस दोनों में एक बहुत कॉमन चीज़ आप नोट कर पा रहे होंगे। इस अगर मानचित्र से मैप से नहीं, चित्र से नहीं समझ रहे तो मैं एक जगह समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये हाई प्रेशर है जहाँ पे वायु बहुत है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे वायु बहुत है। ठीक है, वायु ज़्यादा है इसलिए हाई प्रेशर है। अब देखिए दूसरा एक और मैं चित्र बना देता हूँ इसके पास में ही। अब ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वायु आपके कम है। ठीक है, ये लो प्रेशर। अब देखिए जब एक हाई प्रेशर हो और लो प्रेशर हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता के कारण वायुदाब कभी भी समान नहीं होता। वायुदाब पूरी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न है। क्यों है? इसके पीछे चार कारण हो गए। और भी बहुत होंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चार इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको मैंने गैप इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको अगर ऐसे मिला भी दूं ना तो भी वो एक ही बात है, कोई कुछ नहीं। अब इनके बीच में जो ये ढाल है, अधिक और ज्यादा के बीच की ये जो ढाल है, इस ढाल को हम कहते हैं वायुदाब प्रवणता। ठीक है, क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता बोलते हैं। एयर प्रेशर ग्रेडियंट कह सकते हो आप इसको। जैसे ये देखो आप, अब ये है हाई प्रेशर का एरिया और ये है आपके लो प्रेशर का एरिया। इसके बीच का जो ये ढाल है, इस ढाल को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं या इसको अपन वायुदाब की प्रवणता बोलते हैं। तो आप इसको यूं ऐसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि उच्च क्षेत्र, जैसे मान लो ये एक घर है जो काफ़ी ऊंचा घर है, 3-4 बिल्डिंग का घर है। ये एक ऐसा घर है जो 2 बिल्डिंग का घर है। अब 4 बिल्डिंग के घर और 2 बिल्डिंग के घर, इसके बीच का जो एक प्रकार से ये जो ढाल होगा, इस ढाल को अगर अपन इस प्रकार से विकिरण डालें तो उसको अपन क्या कहते हैं? वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ये प्रवणता बहुत काम की आगे। ठीक है, मैं समझाता हूं। अब इस प्रवणता का सीधा क्या मतलब है? अब ये प्रवणता क्या करती है? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। कैसे? देखिए
अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वायु ज़्यादा है, यहाँ पे वायु कम है, तो ये ज़्यादा वायु हमेशा कम वायु की तरफ जाएगी। और अब चूंकि यहाँ पे वायु है ही ज़्यादा, तो अब वायु ज़्यादा है तो इस कम की ओर तो जाएगी। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कम से ज़्यादा की ओर जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी वायु है ही नहीं, तो क्या जाएगी। यहाँ पे वायु बहुत अधिक है, तो ये वायु क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर HP to LP वायु चलती है हमेशा। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। अब देखिए, जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तो फिर क्या होता है कि इनकी गति कैसी होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तो इनकी गति कैसी होगी। गति से पहले एक और चीज बताता हूँ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तब तक हवाएं चलती रहेगी विद्यार्थियों, जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर नहीं हो जाते, इक्विवेलेंट नहीं हो जाते, दोनों बराबर नहीं होंगे, तब तक ये आपकी पवनें चलती रहेगी। बहुत सामान्य बात है कि जब दोनों बराबर हो जाएगी तो पवन चलेगी नहीं। अगर यहाँ वायु ज़्यादा यहाँ कम है तो डेफिनेटली ये पवनें इधर जाएगी और कोशिश करेगी कि ये दोनों एक प्रकार से समतल हो जाए। और ये समतल कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि किन्हीं कारणों से यहाँ पे गर्म क्षेत्र है, उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर है, और वो वजह खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ लो प्रेशर बना रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ वायु आएगी, ऊपर उठेगी, यहाँ बैठेगी, ऊपर उठेगी, बैठेगी, ऊपर उठेगी, बैठेगी, ऐसा पूरा सिस्टम चलता रहेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगी पवनें चलती रहेगी। इसलिए पूरी पृथ्वी पर वायु तब तक चलती रहेगी जब तक वायुदाब समान नहीं होगा, और वायुदाब कभी भी समान होने वाला नहीं है। वायु हमेशा HP to LP चलती है। अब बात ये आती है कि इसकी गति कैसे डिपेंड होगी कौन से कारक के ऊपर गति डिपेंड होगी। तो ये जितना ढाल अधिक होगा, जितना ढाल अधिक होगा, ढाल जितना अधिक होगा, पवनें हमेशा ज्यादा गतिशील होगी, या पवनों की गति कैसी होगी, अधिक होगी। अब आप भी समझ सकते हो एक चीज़ को, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े, और पहाड़ के ऊपर जब चढ़ोगे तो आप दो टाइप की सीढ़ियाँ हैं। एक ऐसी सीढ़ियाँ जो बिल्कुल एकदम नीचे की ओर जा रही है, तो उसकी प्रवणता अधिक हो गई। एक ऐसी सीढ़ियाँ जो धीरे 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 कोई 2-5 किलोमीटर दूर जाके उतार रही है, उसकी प्रवणता बहुत कम है। अब आप देखिए, आप एक ऐसी सीढ़ी है जो बिल्कुल ऐसी है, और एक ऐसी सीढ़ी है, ठीक है, ये A कंडीशन, ये B कंडीशन, ठीक है। अब ये जो B कंडीशन है, इसको अपन कहते हैं अधिक प्रवणता है, और ये प्रवणता कैसी है, ये कम है। अब कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ से अगर छलांग लगाएगा तो B कंडीशन में उसकी हालत क्या होगी और A कंडीशन में हालत क्या होगी, आपको अच्छे से पता है। B वाले की स्पीड बहुत तेज होगी, जब गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा क्योंकि ढाल बहुत है, और A वाला जो है वो धीरे धीरे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ढाल कैसी है, ढाल कम है, तो दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ढाल अधिक होगी तो पवनों की गति भी अधिक होगी, और अगर ढाल कौन सी, ढाल मतलब प्रवणता, अगर प्रवणता कम होगी तो पवनों की गति भी कैसी होगी, कम होगी, पवनों की गति कम होगी। तो विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना कि जो पवनों की गति है ये लगभग बहुत सारे कारकों में से एक इस कारक पर भी निर्भर करती है कि प्रवणता कैसी है। अगर प्रवणता अधिक है तो डेफिनेटली आपके पवनों की गति भी अधिक होगी, प्रवणता अगर कम है तो आपकी गति भी कैसी होगी, कम होगी। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। आगे कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। अब आपने एक सुना होगा वायुदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। समदाब रेखा का मतलब ये होता है कि मानचित्र के ऊपर, मैं बता देता हूँ आपको, ये जैसे समदाब रेखा है। अब किसी मानचित्र के ऊपर अब ये 996, 996, 996, अब तीनों जैसे मान लेते हैं कि यह पाकिस्तान है, ये मान लेते हैं भारत है, ये मान लेते हैं इधर ये चीन का इलाका है। अब इन तीनों स्थानों पे 996, 996, 996 MB वायुदाब है। तो इन तीनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समदाब रेखा। इंग्लिश में से कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समान वायुदाब क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आप कहोगे समदाब रेखा या आइसोबार उसे कहते हैं। यहाँ पे ये बात मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, इसको एक चीज से समझिए
जैसे ये दो आइसो बार आप देख रहे हो, ये 1000 MB वाली आइसो बार है ये, और एक ये 996 की है। इनके बीच का ये डिफरेंस है दोनों के बीच का, और इनके बीच की इस डिफरेंस में एक ढाल होगा, जैसे हम कहेंगे क्या, प्रवणता कहेंगे, बैरोमेट्रिक ढाल भी उसको कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात, अगर अगर दो समदाब रेखाएं नजदीक है, ठीक है, नजदीक है, तो क्या होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर दो समदाब रेखाएं दूरस्थ है या दूर है तो क्या होगा, ठीक है। वो सामान्य प्रश्न है कि जब दो समदाब रेखाएं पास पास में होगी, तो जब दो समदाब रेखाएं पास होगी तो उनके बीच का बैरोमेट्रिक ढाल अधिक होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दो बिल्डिंग है, एक दो पास पास में कोई बिल्डिंग, एक 4 मंजिली बिल्डिंग है, एक 2 मंजिली बिल्डिंग है। तो अब देखिए अगर वो पास पास में है तो उनके बीच ढाल कैसा होगा, अधिक होगा। अच्छा, अभी वही दो बिल्डिंग अपन ये करते हैं कि 15-20 मीटर 40-50 मीटर दूर कर लेते हैं, तो फिर ढाल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जब अगर दो समदाब रेखाएं नजदीक है तो प्रवणता अधिक होगी। प्रवणता कैसी होगी, अधिक होगी। दो नजदीक घर वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। दो समदाब रेखाएं अगर पास पास में है तो प्रवणता कैसी होगी, अधिक होगी। और अगर दो समदाब रेखाएं दूर दूर है तो प्रवणता कैसी होगी, कम होगी। अब आप समझिए, अब मैं आपसे एक सवाल करूं विद्यार्थियों कि चक्रवात की स्थिति में मुझे बता देना, मैं उत्तर आज इसका नहीं बताऊंगा। चक्रवात की स्थिति में, चक्रवात पढ़ूंगा तब बताऊंगा। चक्रवात की स्थिति में समदाब रेखाएं पास पास में होती हैं कि दूर दूर होती है, और प्रति चक्रवात की स्थिति में समदाब रेखाएं पास पास में होती है कि दूर दूर होती है। ये प्रश्न आपके ऊपर। अब ठीक है, अब दो समदाब रेखाएं जब नजदीक होगी, जैसे दो, एक 5 मंजिला घर है, एक 2 मंजिला घर है, पास पास में तो उनके बीच ढाल अधिक होगा, दूर दूर है तो ढाल कैसा होगा, कम होगा। अब अगर प्रवणता अधिक होती है तो आपको पता है कि प्रवणता जब अधिक होगी तो वायु की गति कैसी होगी, ज्यादा होगी। वायु की गति कैसी होगी, ज्यादा होगी। और प्रवणता अगर कम होती है तो वायु की गति कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, वायु की गति कम। अब देखिए, अब ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछते, रट रखे होंगे आपने, लेकिन रटने नहीं है, आपको हमेशा समझना है। 22 बैलेट का नियम बताइए, धैर्य रख प्राणी, धैर्य रख। 22 बैलेट भी बताएंगे हम फेरल भी बताएंगे, हम कॉरियोलिस भी बताएंगे, हम सब बताएंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा धैर्य रख, जो बात जहाँ पे आएगी उसको वहीं पे बताया जाएगा, बीच में नहीं घुसाएंगे हम। ठीक है ना, तो धैर्य रखोगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी और सारी चीज़ें सीख लोगे आप। धैर्य नहीं रखोगे तो बीच में मैं वो नाम नहीं लूँगा। अभी समझने का वक्त ये है, तो यही समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए, अगर दो समदाब रेखाएं नजदीक होगी तो प्रवणता अधिक होगी, वायु की गति अधिक होगी। अगर समदाब रेखाएं दूर हैं तो प्रवणता कम होगी, वायु की गति कैसी होगी, कम होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे बता देना कि मैं चक्रवात यहाँ लिखूं कि नीचे लिखूं, कहाँ लिखूं, कि चक्रवात में समदाब रेखाएं कहाँ होती है और प्रति चक्रवात में समदाब रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए, कुछ बच्चे बता रहे हैं, अच्छा, आर के यादव ने अच्छा बताया कि चक्रवात में पास पास होती है, प्रति चक्रवात में दूर दूर होती है। सरोज पूनिया ने भी ठीक बताया है, चक्रवात में पास पास होती है और प्रति चक्रवात में दूर दूर होती है। रमेश नाथ ने भी सही बताया है। ठीक है, काफ़ी बच्चे सही बता रहे हैं, और आप जैसे बच्चों के कारण ही हम लाइव आते हैं, बाकी कोई टाइम नहीं हम लोगों के पास, सरकारी कर्मचारी है, समय मिलता भी नहीं है। ठीक है, नरेंद्र सिंह चौधरी क्या कह रहे हैं, प्रवणता अधिक होने पर चक्रवात आते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, ये भी सही बोल रहे हैं। तो ऐसे सिंसियर बच्चे जो होते हैं, दीपा शर्मा भी ठीक बोल रही है, चक्रवात में पास पास होगी। तो ऐसे सिंसियर बच्चों के कारण ही हम लोग यहाँ आते हैं, बाकी नहीं आते। ठीक है, नीलम रावल भी सही बोल रही है, तो मैं इसका बता देता हूँ। तो जब वायु दाब प्रवणता अधिक होगी, वायु की गति ज़्यादा होगी, और चक्रवातों में क्या स्थिति होती, आप सभी को अच्छे से पता है
कि वायु की गति बहुत अधिक होती है। जब भी चाहे अम्फान आओ, चाहे अभी बीच में बहुत सारे अरब सागर से चक्रवात आया था, अपने राजस्थान में भी टकराया था, ऐसी स्थितियां जब आई थी तो चक्रवातों में वायु की गति 150 किलोमीटर पर आवर, 160, कई बार 200 250 तक भी चली जाती है, कई बार 40-50 तक भी रहती है। तो ये रहता है। अब जो प्रवणता अगर कम होगी, वायु की गति कम होगी, तो मतलब मामला शांत है, और शांत होता है उसे अपन प्रतिचक्रवात कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। तो अब देखो, कुछ भी नहीं, सामान्य चीज याद करनी थी एक, और अगर ये एक पॉइंट याद कर लिया आपने तो ये सारा अपने आप ही याद हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या याद हो गया। अब इसको कैसे पूछते, घुमा घुमा के। अब देखो, अब सबसे पहली चीज ध्यान से समझना कि एक पॉइंट आता है यहाँ पे सवाल, कि चक्रवात की स्थिति में सवाल क्या बनता है कि चक्रवात की स्थिति में समदाब रेखाएं कैसे होती है, दूर दूर होती है कि पास पास होती है। कई बार सवाल ऐसे आता है कि चक्रवात की स्थिति में प्रवणता कैसी होती है, चक्रवात की स्थिति में प्रति चक्रवात की स्थिति में मामला कैसा होता है। तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव में तो हजारों सवाल यहाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, डिटेल से समझ लेते हैं, तो कई सारे सवालों के उत्तर हमें एक साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये माता पिता के संस्कार दिख रहे हैं। एक और हरीश सिंह राजपूत के पीछे तो राजपूत लगा है, और मामला बड़ा खराब है। ये इनकी माँ बाप के संस्कार है, तो उन संस्कारों के चलते इनको ब्लॉक कर दिया जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, तो देखिए ये बात होगी प्रवणता की। तो अब देखिए अपन वापस पॉइंट पे आते हैं। तो वायु दाब को कौन प्रभावित करता है, उसके पीछे देखो ये चार चीजें हो गई। तापमान हो गया, और इस तापमान को हमने अच्छे से समझ लिया कि वायु दाब और तापमान के बीच में क्या रिलेशन होता है, वगैरह वगैरह। दूसरा, घूर्णन हमने समझ लिया। तीसरा, जल वाष्प देख लिया। चौथा, हमने वायु दाब की प्रवणता समझ ली। ये चार चीजें जो है ये आपके वायु दाब को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, परिभाषा हो गई, मापन हो गया, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, और इसकी प्रवणता हो गई। इतना कुछ हो गया है। अब हम आएंगे वायुदाब पेटियों के बारे में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो भी आप संस्कार ना दिखाएं, बस समझते जाएं। अगर आप संस्कार दिखाओगे तो फिर क्या है ना, मिलना तो कुछ है नहीं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे संस्कार दिखाने वालों में क्या है ना कि इनकी बड़ी समस्या रहती है। इनको बहुत दुख होता है कि कोई क्यों समझ रहा है और कोई क्यों समझा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कि वायु दाब कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया। अगर वायु दाब समझ में आया तो वायु दाब पेटियां शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये आशु सिंह राजपूत और आ गया, ये भी संस्कार दिखा रहा है। तो वैसे ऐसे संस्कारी बहुत है। ये एक्चुअली जब भी हम भाषा कुछ बोलते हैं ना, तो वो हमारे माता पिता की भाषा होती है, हमारे माँ बाप की भाषा होती है, और वो जैसे हमने घर में सीखी है ना, वैसे ही हम बोला करते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ, देखो नौकरी लगना करना ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ क्या होती है? प्राइमरी चीज़ होती है एक अच्छा इंसान बनना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, आप में अगर तमीज़ नहीं है बात करने की, तो आप नौकरी लेके भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप सबसे पहले आप अपने आप को योग्य बनाइए। जब आप योग्य बना लोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी पोस्ट को यूं कहिए कि प्रभावित नहीं करता। व्यक्ति को पद पहचान पोस्ट नहीं दिलाती, पोस्ट को पहचान व्यक्ति दिलाता है। जैसे आपके ज़िले में भी कई कलेक्टर आए होंगे, आपके ज़िले में भी कई सारे टीचर आए होंगे, आपकी स्कूल्स में आए होंगे, आपको कई टीचर्स ने पढ़ाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक फटाक से पूछूं नाम कि कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगता है, तो आप फटाफट से अपने कोई बचपन का टीचर बताओगे, कोई भी बता सकते हो। क्यों? वही क्यों बताया? बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, फिर आपने एक ही क्यों बताया? क्यों? क्योंकि आपको वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया। इसलिए कहते हैं कि कोई इसे नौकरी लेना करना ये जस्ट ए एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप व्यक्ति अच्छे नहीं है ना, तो निश्चित रूप से आपका रोजगार कोई काम का नहीं, लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोग नौकरियों में बैठे हैं, कोई एक थोड़ी ना है। अब हम प्रोफेसर है तो बहुत सारे बैठे हैं, कोई मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। हजारों टीचर है, आपके साथ साथ 40,000 टीचर और बनेंगे, और इससे पहले भी 2-4 लाख टीचर और बन चुके हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में आ गए।
महत्वपूर्ण ये है कि आप इंसान कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। हमारी जो भाषा होती है वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, इसलिए कहीं पर भी जाओ, भाषा जब के ऊपर बहुत कमांड रखोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अन्यथा ठीक है, ये चल ही रहा है, संस्कार दिखाओगे तो नुकसान ही है, हमें तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो समय खराब नहीं करेंगे और वायुदाब की पेटियां समझते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि वायुदाब है क्या। दूसरी बात जो है, अब हम ये देखने वाले हैं कि जो वायुदाब की पेटियां हैं ये क्यों बनी। वायुदाब की पेटियों के बनने के पीछे विद्यार्थियों, देखो एक और आ गया अपने वो दिखाने वाला, माता पिता के संस्कार दिखाने वाला। अब देखिए, वायुदाब पेटियां इसलिए बनाई जाती है कि यूं कहिए कि पूरी पृथ्वी के ऊपर तापमान कैसा है, भिन्न है, प्रवणता भिन्न होती है, घूर्णन का प्रभाव भी हर जगह भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, शुष्कता जल वाष्प का प्रभाव भी भिन्न भिन्न है। तो इन सारी भिन्नताओं के कारण संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर या यूं कहो ग्लोब के ऊपर वायुदाब में भिन्नता होती है। ठीक है, वायुदाब में भिन्नता, भिन्नता किस कारण, वो चारों कारण अपन ने आगे लिख लिए, भिन्नता होती है। और इस भिन्नता के कारण, इस भिन्नता के कारण हम क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को क्या करते हैं, पेटियों में, जोन में बांट देते हैं, पेटियों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, पेटी बेल्ट कह सकते हो आप, जोन कह सकते हो, विभाजित कर देते हैं। तो पूरी पृथ्वी कई सारी वायुदाब की पेटियों में बटा हुआ है। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कितनी वायुदाब पेटियां हैं और कितनी आपकी यूं कहिए कि पवनें हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। अगर मैं इस चित्र के ऊपर बात करूं तो हम पाएंगे कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी पेटियां। एक सबसे पहली पेटी ये है आपकी पहली पेटी, बस इसको अभी देख लो आप यहाँ से, फिर अपन दूसरा मैप बनाते हैं। ये दूसरी पेटी, ये आपकी तीसरी पेटी और सबसे ऊपर चौथी पेटी। नीचे भी सेम कंडीशन है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है और एक नीचे है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर वायुदाब पेटियां कितनी हो जाएगी, 7 पेटियां हो जाएगी। और 7 पेटियां आपके एक बीच में, इसके अलावा 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में और एक बीच की पेटी। टोटल पूरी पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां है, तो पूरी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां बनाई गई है 7। कितनी बनाई गई है, 7 पेटियां बनाई गई है विद्यार्थियों। एक एक के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री की पेटी के ऊपर। मैं अलग बना दूं उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको, सॉरी, ठीक है, जैसे ये पेटी ले ली हमने यहाँ पे, ये पेटी ले ली हमने और ये है 0 डिग्री। ठीक है, इस पेटी को अगर अपन मानचित्र पे देखेंगे, ग्लोब पे देखेंगे, तो ये क्षेत्र है पूरा का पूरा ये। ठीक है, अपन इस पेटी की बात कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, इस पेटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 0 डिग्री की पेटी है, ये पेटी आपके यूं कहिए कि तापमान की पेटी है, ज्यादा तापमान रहता है यहाँ पे तापमान अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो आपके लंबवत रहती है, सीधी पड़ती है। इस कारण इस पेटी का तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। और तापमान अधिक होगा तो डेफिनेटली आपको, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ वायुदाब कैसा होगा, कम होगा, वायुदाब कम। तो तापमान अधिक है, वायुदाब कम है, और इस पेटी को हम भूमध्य रेखीय पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय पेटी। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय पेटी बोलते हैं। और आगे देखिए, तो भूमध्य रेखीय पेटी है, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण। देखो सिंपल सा मैटर बता देता हूँ, ये 5 का 6-7 भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कुछ, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में जब भी सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन स्थिति होती है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, भूमध्य रेखीय पेटी जो है ये आपके 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में आ जाती है। यहाँ तापमान अधिक रहता है और वायुदाब कम रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लो प्रेशर की पेटी।
ये कैसी पेटी है? लो प्रेशर की पेटी है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये लो प्रेशर की पेटी, सीधा तापमान से संबंध है इसका, तापमान ज्यादा होने के कारण ही इसका लो प्रेशर है। यहाँ पे एक विद्यार्थियों में और बात बता देता हूँ, यहाँ तापमान अधिक होने के कारण एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पवनें जो है वो क्षैतिज रूप से नहीं चल पाती। क्षैतिज का क्या मतलब हुआ? जैसे आप उस साइड खड़े हो, मैं इस साइड खड़ा हूं, मेरे से आपकी ओर चलना या आपसे मेरी की ओर चलना, मेरी ओर चलना, इसे हम कहते हैं क्षैतिज। तो इस पेटी की सबसे खास बात क्या है? यहाँ पवनें क्षैतिज नहीं चल पाती, क्षैतिज नहीं चलती, बल्कि वर्टिकल चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है। मतलब क्या हुआ? जैसे ही पवन इधर आएगी, यहाँ पवन आती गर्म होगी, गर्म होकर और पवन ऊपर उड़ जाती है, यहाँ पवन क्षैतिज नहीं चलती, और क्षैतिज नहीं चलती बल्कि कैसी चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर चलती है तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में, अब आप कल्पना कीजिए हवाएं ऐसे क्षैतिज न चल के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा? पूरे क्षेत्र में शांति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा का जो अशांत होता है, मामला हवा का ही अशांत होता है। अब अगर यहाँ पे हवाएं नहीं होगी, हवाएं तो है लेकिन हवाएं कैसी चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है, वर्टिकल चलती है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलती। इस वजह से ये पूरा क्षेत्र शांत क्षेत्र बन जाता है, और लैटिन भाषा में इस शांत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। इसलिए हम इस पेटी को 5 डिग्री से ऊपर इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम भी कहते हैं। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं? तो आप कहोगे कि ये शांत क्षेत्र है। पूछेंगे शांत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पवनें क्षैतिज नहीं चलती। फिर पूछेंगे कि पवनें क्षैतिज क्यों नहीं चलती? तब आप कहोगे यहाँ तापमान अधिक होता है और पवन गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है ना। तो जब भी पवनें गर्म होगी तो निश्चित रूप से वो क्षैतिज नहीं चल पाती और वो आपके ऊपर उड़ जाती है। इस कारण यहाँ पे शांत क्षेत्र, इसलिए हम इस पेटी को कहते हैं डोल्ड्रम पेटी, ठीक है। एक तो होगी ये पेटी। अब ये पेटी, इसकी एक और खास बात देखिए, अब ये डोल्ड्रम है, एक इसकी खास बात और निकल कर सामने आती, वो ये कि इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका विस्तार है। देखो ये भाग उत्तर में, ये भाग दक्षिण में। ये एकमात्र ऐसी पेटी जो एक ही पेटी है और दोनों गोलार्ध। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब बेटा साफ है, मेरे से आपकी और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज हो गया, और वर्टिकल का मतलब होता है सीधा ऊपर निकलना। तो ये इस प्रकार से देखो 10 डिग्री का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मैं ये ऊपर नीचे होती रहती है। सामान्यतः 5 डिग्री माना जाता है, कुछ 10 डिग्री भी तक मैक्सिमम चला जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। क्षैतिज यानी इस प्रकार से आपसे मेरी और वर्टिकल का मतलब होगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है मेरे से ऊपर की ओर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये होगी बात इसकी, इस पेटी की। इससे जस्ट अपन ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ध्रुवीय पेटी, यहाँ पे ये है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। इस पेटी की खास बात क्या है? इस पेटी की खास बात ये है कि यहाँ पे ITCZ भी आएगा, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। ये 90 डिग्री जो है ITCZ मानसून में आएगा, और मैं पवनों में समझाऊंगा ITCZ। 90 डिग्री और 90 डिग्री इनकी क्या स्थिति है? यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती, इस कारण तापमान यहाँ कैसा होता है? कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है। और इस पेटी को हम कहते हैं ध्रुवीय पेटी। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पेटी। तो अब देखिए, ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, ये भी ध्रुवीय पेटी, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि जो वायुदाब पेटियां हैं इनको हम बांटते हैं 2 भागों में, एक तापीय पेटियां, एक गतिकजन्य पेटियां। तापीय पेटी और गतिकजन्य पेटी। अब आप देखोगे कि तापीय पेटी उस पेटी को कहते हैं जिसका निर्माण सीधा तापमान से संबंधित है, मतलब 0 डिग्री की हो या 90 डिग्री की, इनका निर्माण तापमान से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको तापीय पेटियां बोलते हैं। दोनों को, दो नहीं 3 हो गई, 1, 2 और 3 पेटियां। अब देखिए, अगर हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे आएगा आपके, यहाँ जगह पे देखो, वायुदाब पेटियों को 2 भागों में बांटा जाता है। जिसका सीधा संबंध तापमान से होता है उसको हम कहते हैं तापजन्य, और 2 पेटियां होगी, भूमध्य सागरीय पेटी और ध्रुवीय पेटी। ये दोनों पेटियां कैसी है? तापजन्य पेटियां होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तापजन्य पेटी,
और जिन पेटियों के निर्माण में तापमान का कोई योगदान नहीं होता उन पेटियों को हम कह रहे हैं गतिकजन्य। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण हो रहा है पृथ्वी की गति के परिणाम स्वरूप। समझते हैं कैसे? तो ये दो पेटियां तो हो गई इधर। अब मैं बताता हूं गतिकजन्य पेटियों के बारे में। तो एक ये 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दोनों पेटियां क्या कहलाती है? तापजन्य। क्यों? अब अगर आपको ये चेक करना हो तापजन्य पेटी कौन सी है और गतिकजन्य कौन सी है, तो आप एक काम करना, सिंपल सा देखना कि तापमान अधिक हो वहां पे, और अगर वहां पे लो प्रेशर हो तो आप कहोगे कि तापजन्य है। अगर तापमान कम है वहां पे और वहां पे हाई प्रेशर हो तो आप कहोगे ये तापजन्य है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जाओगे तो आपको पता है वहां बर्फ रहती है और वहां पे पेटी भी हाई प्रेशर है, तो आप कहोगे ये तो तापजन्य है। और ये बात वापस 0 डिग्री पे एज इट इज लागू होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इस पेटी से जस्ट अपन ऊपर जाते हैं 30 डिग्री के आसपास, 30-35 डिग्री के बीच में यहाँ पे। अब 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है यहाँ पे दोनों गोलार्धों में। अब ये जो 30 और 35 डिग्री का जो इलाका है, इसकी खास बात देखिए, चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है। अब ये भारतीय इलाके भी इसमें शामिल आते हैं, आपको पता ही है 30-35 डिग्री पे सबसे ज्यादा तापमान रहता है। अब तापमान इतना अधिक होने के बावजूद भी ये हाई प्रेशर की पेटी विद्यार्थियों। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तापमान अधिक है तो प्रेशर कम होना चाहिए, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर की पेटी क्यों है? क्योंकि इस पेटी का निर्माण ताप कारणों से नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन तापजन्य पेटी भी नहीं कहते, ये गतिकजन्य पेटी है। इसके निर्माण के बारे में भी मैं बात बताऊंगा आगे। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं 60 डिग्री के आसपास, यहां आती उपध्रुवीय पेटी, ये है उपोष्ण पेटी, ठीक है, उपोष्ण पेटी, और ये है ऊपर वाली उपध्रुवीय पेटी। अब देखिए, तो उपध्रुवीय नीचे भी यही है, ये उपोष्ण और उपध्रुवीय, बीच में ये आ जाती है 60 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय। अब आप देखिए कि उपोष्ण और उपध्रुवीय दोनों पेटियां हैं। अब उपध्रुवीय जो पेटी है यहाँ ये ध्रुवीय क्षेत्रों से जस्ट नीचे है 60 डिग्री के आसपास। यहाँ साल भर लगभग ठंडा मौसम ही रहता है, और ठंडा मौसम रहता है तो आप कहोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ वायुदाब अधिक होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये विद्यार्थियों लो प्रेशर है और ये भी लो प्रेशर है। तब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हुआ? तो उपोष्ण पेटी और उपध्रुवीय पेटी, ये दो पेटियां ऐसी है जिनका पृथ्वी के सूर्य के तापमान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इनके निर्माण के पीछे जो कारण है वो है हमारे पृथ्वी की गति, ठीक है, और वायु का अवतलन, समझाऊंगा मैं आगे। इसलिए हम अगर ये देखें कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी वायुदाब पेटियां बनी उसमें तापीय पेटियां कौन सी है, तो आप कहोगे कि तापीय पेटियां दो ध्रुवीय पेटियां प्लस 0 डिग्री, ये तापीय पेटियां जिसका निर्माण सूर्य के तापमान से हुआ। गतिकजन्य पेटियां कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय पेटी और उपध्रुवीय पेटी, उपोष्ण पेटी और उपध्रुवीय पेटी, मतलब 4 पेटियां होगी कौन सी? गतिकजन्य, और 3 पेटियां होगी तापजन्य। इसका सीधा सवाल बनता परीक्षा में। मैं आपको अभी एक एक पेटी के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, पहले इतना समझ लो कौन सी पेटी तापजन्य है, कौन सी पेटी गतिकजन्य है। तो तापजन्य 3 पेटियां हो गई, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 3 पेटियां, मतलब विषुवत रेखीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, ये तीनों पेटियां कैसी होगी? तापजन्य। उपोष्ण पेटी, उपध्रुवीय पेटी, उपोष्ण पेटी और उपध्रुवीय पेटी, ये चारों पेटियां कैसी होगी? गतिकजन्य। तो अपन कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें इन पेटियों को समझ के और पवने जो है स्थायी पवने वगैरह उनको अपन कैरी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। मस्त रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको एक बार वापस देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, और निरंतर पढ़ाई करते रहिए, यही अपने आप में मोटिवेशन